बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है और इस लास्ट टॉपिक के अंदर हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। अच्छा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल था क्या? हमने आपको बताया था कि ली चैटलियर्स ने इस प्रिंसिपल को वज़ा किया था, इस प्रिंसिपल को बयान किया था। वो ये कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज आ रही है ना मेरी? बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? चले हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि अगर आप एक केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों काम हो सकते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है जिसमें वो केमिकल रिएक्शन एक स्टेट पर पहुंच जाता है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, इस स्टेट के तहत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का मेन मकसद है, इक्विलिब्रियम। अब ली चैटलियर्स ये कहता है कि ये जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट जब कायम हो जाती है तो फिर सराउंडिंग से कुछ इफेक्ट आते हैं। वो इफेक्ट प्रेशर भी हो सकता है, वो इफेक्ट टेम्परेचर भी हो सकता है, वो इफेक्ट कंसंट्रेशन का भी हो सकता है, वो इफेक्ट किसी कैटलिस्ट का भी हो सकता है। उससे होता क्या है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो हिल जाती है, डगमगा जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और मैंने इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दी थी कि दो बिल्डिंग के दरमियान आपने एक रस्सी लगा दी और एक करतब करने वाला उस रस्सी से चलता हुआ जा रहा है। अचानक से तेज हवा चलती है और वो शख्स डगमगाना शुरू हो जाता है। तो अब वो क्या करेगा? क्या अपने आप को मरने देगा या उस हवा के खिलाफ अपनी फोर्स को लगा के अपने आप को बचाएगा? तो लाजमी सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 ही आप कहेंगे कि यही सूटेबल है। तो ली चैटलियर्स ने यही कहा कि जब कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होती है बाय सराउंडिंग इफेक्ट्स, तो फिर वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो अपने आप को चेंज करती है ताकि उस इफेक्ट को अंडू किया जा सके, उस इफेक्ट को खत्म किया जा सके। इसको हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमने दो चीजें पढ़ी कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो लाजिमी सी बात है भाई, आपके तराजू में रिएक्टेंट वाला हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट अब कायम तो नहीं हुई, अब बराबर तो नहीं हुआ, अब तो रिएक्टेंट वाला हिस्सा ज्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए। दैट्स इट। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो किसी फैक्ट्री में हैं और उस फैक्ट्री में आपके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाए, आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी मशीनों को ज्यादा काम करवाएंगे ताकि आपका रॉ मटेरियल कम हो और प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाए, ताकि आपका हाथ चलता रहे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना शुरू होगा।
तो ये हम कहते हैं ये जो हो रहा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, ये असल में अंडू द इफेक्ट हो रहा होता है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए ये काम कर रहा होता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं भाई हम। ठीक है भाई। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि अगर एंडोधर्मिक रिएक्शन है, एंडोधर्मिक किसे कहते हैं, जिसके अंदर हीट जो है वो आ रही होती है। ठीक है। तो एंडोधर्मिक रिएक्शन में अगर हम ये कहें कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन रिएक्टेंट, कहा रिएक्टेंट में, तो नतीजा क्या होगा, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है। और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है भाई। अच्छा क्यों, जरा इसको जरा समझिएगा। एंडोधर्मिक कहते हैं ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए, सही है, और आप रिएक्टेंट के अंदर और हीट दे रहे हैं, उसको हीट चाहिए थी, आपने और हीट दे दी, उसका तो फायदा ही हुआ ना, तो रिएक्टेंट में इजाफा हो रहा है ना। तो ऐसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका चलता रहे। क्यों, क्योंकि उसको जो चीज चाहिए थी आपने उसको और दे दी, तो इसलिए जो है वो क्या करेगा कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। अगर आप इसी का उलट कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें रिएक्टेंट में, सही है, यानी कि हुआ क्या कि आपको इंक्रीज करना था, आपने उल्टा डिक्रीज कर दिया। उसको हीट चाहिए थी, आपने हीट जो है वो उल्टा कम कर दी। ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा और मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म। सही है, यानी कि उसी का उलट हो जाएगा भाई। ये किस सूरत में है, एंडोथर्मिक में। अब अगर हम बात करें, अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप हीट निकल रही होती है उल्टा रिएक्शन से। तो अगर यहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा इन रिएक्टेंट तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा और आपके पास मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म। बिल्कुल इसी तरीके से अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा रिएक्टेंट में तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्यों भाई, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, हीट तो उसको चाहिए ही नहीं थी बल्कि उल्टा निकालना था। अब अगर आप रिएक्टेंट के अंदर और उल्टा हीट दे रहे हो, ठीक है, उसको तो हीट निकालनी थी, उसको तो हीट चाहिए ही नहीं थी, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है भाई। तो ये ली चैटलियस प्रिंसिपल का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। अच्छा अब हम उसके बाद चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी कंडीशन थी जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट। ठीक है भाई। अब इसमें हम कहते हैं कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम का अंदाजा तो नंबर ऑफ मोल से होगा, ग्रेटर, अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हैं, ठीक है, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की निस्बत। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन हमने ली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलने के बाद अमोनिया के बनने की। तो आप यहां देखें, यहां 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है, तो टोटल 4 मोल, और यहाँ पर 2 मोल। तो रिएक्टेंट की जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई ना, रिएक्टेंट के जो प्रेशर है और रिएक्शन का जो वॉल्यूम है वो आपका ज्यादा हो गया प्रोडक्ट की निस्बत। ठीक है। अब ऐसी सूरत में इंक्रीज इन प्रेशर
अगर आपने प्रेशर के अंदर इजाफा किया तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और आपका मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि देखें प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात याद रखिएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली होता है और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली होता है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से आप जब इंक्रीज कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि वॉल्यूम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो वो गैस की सूरत में एक दूसरे से वॉल से टकराएगा। जब टकराएगा तो क्या होगा भाई, प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। बज़ाहिर देखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स या तादाद या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की सूरत में हम किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो लाजिमी सी बात है गैस ज्यादा हो जाएगी। जब गैस ज्यादा हो जाएगी तो वो टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा कि वो प्रेशर बढ़ाएगा। तो जितनी ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा टकराएगी, जितना ज्यादा टकराएगी उतना ज्यादा जो है वो प्रेशर में इजाफा होगा। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है और आपने प्रेशर और बढ़ा दिया तो लाजमी सी बात है कि आपके पास रिएक्टेंट के अंदर मटेरियल और ज्यादा हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम उसको शिफ्ट करने के लिए, प्रेशर को शिफ्ट करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन चलाना शुरू कर देगा और आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास कंडीशन नंबर 2 भी है इसकी कि अगर रिएक्टेंट जो है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट से लेस हो, लेस देन प्रोडक्ट, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड चलेगी कहानी, ठीक है, वजह वही है। और अगर तीसरी कंडीशन कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो, सही है, तो फिर उसके बाद इंक्रीज इन प्रेशर से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चौथी कंडीशन हमारी आखिरी कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं कि जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता बल्कि रिएक्शन को स्पीड अप, फास्ट करने में या रिएक्शन को कंप्लीट करने में, प्रोसीड करने में हेल्प करता है। अगर हम कहते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, अगर मैं कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि आपके पास बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। मिसाल देता हूं आपके पास, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है और ये आपके पास एक प्रोडक्ट है। कैटलिस्ट हमेशा आपका यहां बीच में आता है जो इस पूरे रिएक्शन को सपोर्ट करता है। अब सपोज करें कि आपने इसकी कंसंट्रेशन में और इजाफा करना शुरू कर दिया, तो अब ये कैटलिस्ट ना रिएक्टेंट के लिए है ना प्रोडक्ट के लिए, बल्कि ये दोनों के लिए है। नतीजा क्या होगा, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा और बैकवर्ड वो ऊपर है। जी बेटा, जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी ना?
बच्चों मेरी? तो बस हम ये कह रहे थे कि कैटलिस्ट से हम ये कह सकते हैं कि change the concentration of catalyst does not affect, यानी कि कैटलिस्ट की चेंजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बढ़ेगा। आपने कंसंट्रेशन कम कर दी, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कम हो जाएगा। आपने कैटलिस्ट ही खत्म कर दिया तो ना फॉरवर्ड होगा ना बैकवर्ड होगा। सही है, इसलिए कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ली चैटलियर्स प्रिंसिपल था। मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को, इसको थोड़ा सा मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड रिकैप भी करवा दूंगा और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस भी पूछ लीजिए।